डेट आउटलुक कैसा है, आगे किस तरह की उम्मीद इन्वेस्टर्स को डेट से रखनी चाहिए। तो ये एक ऐसी कार है जिसका हम एक्सीलरेटर प्रेस करते हैं तो उसका इम्पैक्ट मान लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डिमांड सप्लाई मिसमैच दिखाई दे रहा है। तो किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए डेट फंड सुटेबल होते हैं? एक तो ये कि इन्वेस्टर जो है वो स्टेबिलिटी चाहता है, वो रिस्क नहीं चाहता। तो यदि आप, क्योंकि उन्हें लगता है कि विद इन द कंस्ट्रेंट्स ऑफ फिक्स्ड इनकम स्पेस दीज कैटेगरीज कैन आउट परफॉर्म। इन सारे फंड्स को इन 3 थीम के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं। ऐसे टाइम फ्रेम भी हुए हैं जहां पे इक्विटी ने 10 साल तक एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में इक्विटी और डेट दोनों ही एसेट क्लास की बेहद इंपॉर्टेंस है। और यदि डेट की बात की जाए, डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स की बात की जाए, तो यहां पर बहुत सारी कैटेगरीज हैं। किस तरह के इन्वेस्टर्स को डेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी कैटेगरी उनके लिए सुटेबल हो सकती है, आगे डेट से किस तरह की उम्मीद रखनी चाहिए, इन सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं फंडनामा। मैं हूं पंकज मटपाल और डेट को और बेहतर तरीके से समझने के लिए मेरे साथ हैं आज द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड के CIO डेट मिस्टर उमेश शर्मा। सर नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। इक्विटी की बात हमेशा होती है, लेकिन डेट में रिटेल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट थोड़ा कम रहता है। उसकी वजह एक तो ये भी है कि इक्विटी में थोड़ा एक्साइटमेंट होता है, जल्दी जल्दी पैसा बनता है, डेट में थोड़ा स्लो होता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इंपॉर्टेंस तो डेट की बहुत है, स्टेबिलिटी चाहिए पोर्टफोलियो में, तो फिर आपको डेट में इन्वेस्ट करना होगा। तो पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि डेट आउटलुक कैसा है, आगे किस तरह की उम्मीद इन्वेस्टर्स को डेट से रखनी चाहिए। तो जैसा कि हम जानते हैं, पिछले 1 साल के लगभग RBI ने काफ़ी ब्याज दरों में कटौती की है। इसकी प्रमुख 2 वजह रहती है। तो एक तो ग्रोथ पे आउटलुक क्या है और दूसरा इन्फ्लेशन की क्या स्थिति है। तो ग्रोथ में हमने देखा कि यदि हम नॉमिनल GDP को देखें, उसके ट्रेंड को देखें पिछले कुछ सालों के, तो वो लगातार नीचे की तरफ आ रहा है। इन्फ्लेशन जो है वो भी RBI का जो टारगेट है 4% ±2%, उसको काफ़ी अंडरशूट उसने किया है। और उसके किसी भी कंपोनेंट को आप देख लें, चाहे वो हेडलाइन हो चाहे वो कोर हो, दोनों ही में सॉफ्टनेस है। सो उसके मद्देनज़र RBI और गवर्नमेंट दोनों ने काफ़ी कदम उठाए हैं। ब्याज दरों में कटौती, लिक्विडिटी प्रोवाइड करना मार्केट में, टैक्स पॉलिसीज़ को रैशनलाइज करना जिससे कि कंजम्पशन को बढ़ावा मिले। तो ये सब होने के बाद क्या होता है कि जब ये सब पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की जाती हैं तो उनका असर आपको तुरंत नहीं दिखता है। तो ये एक ऐसी कार है जिसका हम एक्सीलरेटर प्रेस करते हैं तो उसका इम्पैक्ट, मान लीजिए, मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ कि उसी समय इमीडिएटली नहीं दिखेगा। प्रॉब्ली 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर गाड़ी चल जाएगी, उसके बाद वो आपको नज़र आने लगेगा। सिमिलरली जब ब्रेक लगाते हैं तो वो गाड़ी रुकती भी देर से ही है। तो 3-4 क्वार्टर लग जाते हैं इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट आते आते। तो हो सकता है, और हमारी उम्मीद है कि इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो 2026 में, हमें कैलेंडर 26 में देखने को मिलेगा। काफ़ी कुछ, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी काफ़ी उथल पुथल है, तो काफ़ी कुछ इस पे भी निर्भर करेगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है। स्पेसिफिकली इन इकोनॉमीज लाइक द US फॉर एग्जांपल, डॉलर का आउटलुक क्या रहता है, उस पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। तो हमारा बेस केस ये है कि इन टर्म्स ऑफ लेवल्स ऑफ पॉलिसी रेट्स हम काफ़ी हद तक वो जर्नी पूरी कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आगे और रेट कट का स्कोप नहीं है, रेट कट का स्कोप है, लेकिन सर्टेन मार्केट रियलिटीज़ हैं जिसको भी RBI को ध्यान में रखना होगा। लिक्विडिटी बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट टुडे, द ट्रांसमिशन ऑफ पास्ट policy rate cuts becomes more important today, not only in terms of बैंकों के डिपॉजिट या क्रेडिट रेट्स, बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ क्या फिक्स्ड इनकम मार्केट में लेवल्स चल रहे हैं। तो जैसा कि हमने देखा, जब RBI ने लास्ट पॉलिसी रेट कट किया
दैट वाज नॉट फुल्ली एंटिसिपेटेड बाय द मार्केट। करीब 60% मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि रेट कट नहीं होगा, 40% लोग ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रेट कट होगा। पर उसके बाद जो भी मार्केट में यील्ड लेवल्स हमने देखे वो कुछ समय के लिए नीचे आए, पर उसके बाद हम देख रहे हैं कि वो उस लेवल से फिर से ऊपर की तरफ चले गए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डिमांड सप्लाई मिसमैच दिखाई दे रहा है, चाहे वो शॉर्ट एंड हो या वो लॉन्ग एंड हो। तो अलग अलग वजह हैं दोनों की। तो हमने बैंकों का जो क्रेडिट ग्रोथ जो है वो करीब 12% की रेट से ग्रो कर रहा है, जबकि जो डिपॉजिट रेट है वो लेस देन 10% की रेट से ग्रो कर रहा है, और जो CD रेशो है बैंकिंग सिस्टम का वो 81% पे आया हुआ है। सो डेफिनेटली ऐसे समय में सर्टेन फंडिंग स्ट्रेस दिखता है, क्योंकि अगर क्रेडिट ग्रोथ लगातार होती रहती है तो उसको फंड करने के लिए या तो यदि आपको मोर डिपॉजिट्स जिसकी रिक्वायरमेंट है, जो कि फिलहाल जिस तरह से आनी चाहिए उस तरह से नहीं आ रही बैंकिंग सिस्टम के पास, सो दे हैव टू रिलाई ऑन अदर सोर्सेज लाइक इशुएंसेज ऑफ मोर एंड मोर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। मतलब शॉर्ट एंड पे सप्लाई बढ़ती है तो डेफिनेटली उसका असर रेट्स पे देखने को मिलता है। सिमिलरली लॉन्ग एंड पे भी जो स्टेट गवर्नमेंट्स की लॉन्ग ड्यूरेशन सप्लाई है वो इस साल काफ़ी ज़्यादा रही, और कुछ रेगुलेटरी चेंजेस की वजह से कुछ मार्केट लेवल ऊपर जाते हैं, तो उसी की वजह से भी सर्टेन नॉक ऑन इफेक्ट्स होते हैं। उस वजह से हमने देखा कि जो डिमांड है वो सप्लाई से पेस नहीं कर पा रही थी, तो उसका असर हमको इस में देखने को मिला, और यील्ड कर्व जो है वो बेसिकली स्टीप हुआ। तो आई थिंक RBI इस बात को समझता है, और RBI ने इसके लिए भी कदम उठाए हैं। जो आप लिक्विडिटी मेजर्स देख रहे हैं, ओवरमो परचेज जो RBI कर रही है, या जो बाय सेल स्वैप वो लोग कर रहे हैं, जिसमें कि अगेन रुपी लिक्विडिटी इन्फ्यूज होती है, सो दीज आर सपोज टू हेल्प द मार्केट। सो हमें लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे ये जो ऑपरेशंस है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं relative to any incremental rate cuts that are there, you know, that may come our way or may not come our way. ओके, अच्छा, ये तो खैर बात हुई कि डेट से किस तरह की उम्मीद करनी चाहिए, RBI क्या कर सकता है, बट अब बात मानेंगे कि डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में जी इंस्टीट्यूशंस ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में कंपेयर टू रिटेल इन्वेस्टर्स। जी तो किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए, अगर बात करूँ रिटेल इन्वेस्टर्स की, तो किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए डेट फंड सुटेबल होते हैं? जी तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, हमारी समझ से जब भी कोई फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर आता है तो उसको दो चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। एक तो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन, यानी कि आप कितने समय तक के लिए पैसा लगाना चाहते हैं, आपका पैसा है कितने समय तक का, और दूसरा कि आप उस पैसे से चाहते हैं, आपका गोल क्या है। तो ये दोनों चीज़ें डिटरमाइन करना बड़ा ज़रूरी है। जो काफ़ी इन्वेस्टर्स जो हैं, या ज़्यादातर इन्वेस्टर्स जो हैं, मैकेनिकली चीज़ों को करते चले जाते हैं। किसी ने कुछ रिकमेंड कर दिया तो वो कर लिया, मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है तो वो कर लिया, बट दैट इज़ नॉट द राइट वे। द राइट वे इज़ टू हैव अ गोल, हैव एन इन्वेस्टमेंट होराइजन, एंड देन सेलेक्ट फंड्स अकॉर्डिंगली। तो फिक्स्ड इनकम में हमारी समझ से तीन तरह की जो इन्वेस्टमेंट की गोल्स होती हैं वो होती हैं। एक तो ये कि इन्वेस्टर जो है वो स्टेबिलिटी चाहता है, वो रिस्क नहीं चाहता। तो यदि आप इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए इक्विटी में, या आप इन्वेस्ट करते हैं हाइब्रिड में, विच इज़ रिलेटिवली मोर वोलेटिलिटी, हालांकि दी रिटर्न पोटेंशियल इज़ हायर ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बट इफ फॉर इन्वेस्टमेंट होराइजन इज शॉर्टर, तो उस वोलेटिलिटी की वजह से आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो आप ऐसा एक एवेन्यू देखते हैं जहाँ पे रिटर्न चाहे कम मिले पर वोलेटिलिटी जो है वो कंटेन्ड हो। तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो हैं वो स्टेबिलिटी फोकस्ड इन्वेस्टर्स को उनको हम एज अ इन्वेस्टर कैटेगराइज करेंगे। दूसरी तरह का जो इन्वेस्टर होता है उसके पास थोड़ी ज़्यादा विजिबिलिटी है, मान लीजिए से 2 साल से लेकर 3-4 साल तक। तो ऐसे इन्वेस्टर की प्राइमरी रिक्वायरमेंट है अक्रूवल इनकम। तो वो बहुत ज़्यादा रिटर्न की अपेक्षा नहीं रख रहा है, लेकिन वो एक स्टेडी रिटर्न की अपेक्षा रख रहा है नेक्स्ट आने वाले 2-4 साल तक। तो ये अक्रूवल फोकस्ड एक इन्वेस्टर हुआ। और तीसरी तरह के इन्वेस्टर जिनको हम सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स भी बोलते हैं, जो कि डेट मार्केट को समझते हैं, ऐसे ज़्यादातर इन्वेस्टर्स, उनकी खुद की एक व्यू होती है नॉर्मली, या ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि दे आर गाइडेड बाय एक्सपर्ट्स इन द फील्ड,
तो वो चाहते हैं व्यू लेना या तो ड्यूरेशन पे या तो क्रेडिट पे, क्योंकि उन्हें लगता है कि विद इन द कंस्ट्रेंट्स ऑफ फिक्स्ड इनकम स्पेस दीज कैटेगरीज कैन आउट परफॉर्म। और टिपिकली ऐसा होता है कि जब ड्यूरेशन आउट परफॉर्म करता है तो क्रेडिट अंडर परफॉर्म करता है, और जब क्रेडिट आउट परफॉर्म करता है तो ड्यूरेशन अंडर परफॉर्म करता है, एटलीस्ट थियोरेटिकली। तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो कोशिश करते हैं इसको टाइम करने की। तो यदि आप सेबी की 16 कैटेगरीज देखें तो अक्रॉस द यील्ड कर्व बेसिकली आपको अलग अलग पोजीशन पे फंड्स मिल जाएंगे, बट ब्रॉडली आप इन सारे फंड्स को इन 3 थीम के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यदि मैं स्टेबिलिटी फोकस की बात करूं, यदि कोई इन्वेस्टर चूज कर रहा है मान लीजिए लिक्विड फंड या ओवरनाइट फंड या मनी मार्केट फंड या अल्ट्रा शॉर्ट फंड या लो ड्यूरेशन फंड, तो उसका इन्वेस्टमेंट होराइजन ज़्यादा लंबा नहीं है, 1 साल तक का ही है, तो मतलब वो स्टेबिलिटी चाहता है। तो यदि ऐसा फंड है तो उस फंड का फोकस प्राइमरीली लिक्विडिटी, स्टेबिलिटी और रिटर्न इस ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है। फिर यदि आपका अक्रूवल फोकस्ड इन्वेस्टर है, उसका इन्वेस्टमेंट होराइजन ज़्यादा है, तो आपका शॉर्ट ड्यूरेशन फंड हो गया या कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड हो गया, इस तरह के फंड उन इन्वेस्टर्स को, या डिपेंडिंग ऑन द रेट आउटलुक फ्लोटिंग रेट फंड हो गया, तो इस तरह के इन्वेस्टर जो हैं उन फंड्स में जा सकते हैं जो कि अक्रूवल पे फोकस करना चाहते हैं। तो अगेन ये फंड थोड़ा बहुत ड्यूरेशन रिस्क उनको लेना पड़ेगा, क्योंकि वो शॉर्ट मैच्योरिटी रखेंगे तो विजिबिलिटी ऑफ रिटर्न्स नहीं रहेगा, और यदि बहुत ज़्यादा लंबी मैच्योरिटी रखेंगे तो वॉलेटिलिटी की वजह से आपका स्टेबल अक्रूवल्स नहीं हो पाएंगे। तो ये एक स्वीट स्पॉट है जहाँ पे यदि थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नीचे होते भी हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो अक्रूवल्स उसको मेकअप कर लेते हैं, और इन्वेस्टर्स को एक विजिबिलिटी मिल जाती है कि इतने टाइम फ्रेम में हम ABC रिटर्न ले सकेंगे। अगेन यहाँ पे अजम्पशन ये है कि क्रेडिट रिस्क विल बी वेरी वेरी मिनिमल और नॉट देयर इन द पोर्टफोलियो। और जो तीसरी कैटेगरी के इन्वेस्टर्स हैं जो अल्फा बनाना चाहते हैं विद इन द फिक्स्ड इनकम स्पेस, सो दे कैन लुक एट फंड्स लाइक, अगर ड्यूरेशन रिस्क है तो अगेन लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स, जीसेक फंड, डायनेमिक बॉन्ड फंड्स और क्रेडिट रिस्क फंड्स। सो यहाँ पे अगेन क्योंकि ये फंड्स अगर यदि ड्यूरेशन लेते हैं या क्रेडिट लेते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन जो है इन सब स्कीम्स में 3 साल या उसके ऊपर होना चाहिए। और अगेन यहाँ पे बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी, सो यू शुड एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी, यू शुड बी कंफर्टेबल विद दैट वॉलेटिलिटी। सो अगेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपनी स्कीम्स केयरफुली चूज कर सकते हैं। फंड मैनेजर किस तरह से स्कीम को रन कर रहे हैं वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यदि हम कुछ स्कीम्स को देखें तो उनमें रेटिंग रिस्ट्रिक्शंस हैं और रेगुलेटर की तरफ से, और कुछ स्कीम्स को देखें तो उनमें ड्यूरेशन रिस्ट्रिक्शंस हैं, और कुछ स्कीम ऐसी हैं जिसमें दोनों ही नहीं है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ पे जो फ्लेक्सिबिलिटी है फंड मैनेजर की वो उसको कैसे यूज़ कर रहा है। तो यदि रेटिंग की फ्लेक्सिबिलिटी है तो किस तरह की रेटिंग जो है वो डोमिनेट कर रही है फंड में, और उस फंड मैनेजर की फिलॉसफी क्या है। यदि ड्यूरेशन की फ्लेक्सिबिलिटी है तो अगेन विद रिस्पेक्ट टू ड्यूरेशन वो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। तो सेबी ने इसके लिए भी आसान किया है, एक पोटेंशियल रिस्क क्लास उन्होंने डिक्लेयर की है, जिसमें कि डिपेंडिंग ऑन योर क्रेडिट क्वालिटी ऑफ द पेपर एंड द ड्यूरेशन ऑफ योर इंस्ट्रूमेंट, उन्होंने एक मैट्रिक्स डिवाइस किया है। सो यदि ज़्यादा आपकी मैच्योरिटी होगी तो 1 to 3, यदि क्रेडिट क्वालिटी यदि आपकी फ्रॉम द मोस्ट सेफेस्ट टू लेस सेफर ABC, सो मैट्रिक्स A1 B1 C1 A2 B2 C2 इस तरह से हर एक फंड्स को क्लासीफाई करना ज़रूरी होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि कोई भी फंड अपने आप को किस कैटेगरी में क्लासीफाई कर रहा है, दैट गिव्स यू सम आइडिया कि वो किस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी रेटिंग साइड पे या ड्यूरेशन साइड पे रन करेगा। दूसरी चीज़ होती है रिस्कोमीटर। तो जो PRC होता है वो आपका डिफाइन करता है कि मैक्सिमम रिस्क एक फंड क्या ले सकता है। रिस्कोमीटर आपको ये बताता है कि एक्चुअल रिस्क क्या है उस फंड में। सो यदि फॉर एग्जांपल एक लिक्विड फंड है वो B1 कैटेगरी में है, सो इट कैन टेक मॉडरेट टू मिनिमल क्रेडिट रिस्क, लो टू मॉडरेट काइंड ऑफ क्रेडिट रिस्क, एंड ड्यूरेशन इज कैप्ड एट 91 days। बट यदि उसके सारे के सारे एक्सपोजर जो हैं इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग में आ रहे हैं तो वो A1 कैटेगरी का पोर्टफोलियो चला रहा है।
तो हो सकता है कि मेरा मैक्सिमम रिस्क कैपेसिटी B1 है, बट मैं कंसिस्टेंटली A1 में चल रहा हूँ, तो वो एक कंजर्वेटिव प्रोफाइल पोर्टफोलियो का है। तो वो एक आपको देखने से भी पता लग जाता है इन्वेस्टर को कि किस तरह का जो है मैंडेट जो है फंड मैनेजर रन कर रहा है, उसकी क्या फिलॉसफी है और वो कहाँ से रिटर्न जनरेट करना चाहता है। समझा। अच्छा, एक सवाल ये था कि रिटेल इन्वेस्टर्स जी एक तो जैसे एसटीपी करते हैं तो उसके लिए लिक्विड फंड या अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड उनमें पैसा पार्क करते हैं और फिर वहां से इक्विटी में ट्रांसफर करते हैं, तो जी। उसके लिए पर्पस के लिए यूज करते हैं। दूसरा इमरजेंसी फंड, जी इमरजेंसी फंड के लिए अगेन लिक्विड फंड, मनी मार्केट फंड, जी, डिपेंडिंग ऑन द होराइजन अगेन। होराइजन जी। अगेन। बट होराइजन में भी ऐसा होता है कि अक्सर देखा जाता है अगर उनके पास थोड़ा ज्यादा करना है तो थोड़ा पैसा वो लिक्विड फंड जैसे फंड में रखेंगे और बाकी का पैसा इक्विटी सेविंग्स फंड या फिर कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, जी तो थोड़ा सा इक्विटी का एक्सपोजर भी वहां पे रहे, उस तरह का कि उनकी मतलब प्लानिंग होती है। जी बट हम बात करें अगर जो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड है, जो गिल्ड फंड हो या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है, इस तरह के फंड्स, तो यहाँ पर निवेशकों के पास में एक तो ये है कि वो इस तरह के डेट फंड में निवेश कर जी लें। जी दूसरा ये भी है कि जैसे हमारे पास आजकल हाइब्रिड कैटेगरीज हैं, बहुत सारी हैं, अग्रेसिव हाइब्रिड की बात करें या फिर मल्टी एसेट एलोकेशन जी फंड, जी जी डायनेमिक एसेट एलोकेशन या बैलेंस एडवांटेज जी फंड, तो इस तरह की कैटेगरी के थ्रू भी उन्हें डेट में एक्सपोजर मिल जाता है। जी। और बहुत ही अच्छी बात यह है कि आजकल जैसे हम बात करें बैलेंस एडवांटेज फंड की, जी तो वहां पे ये भी है कि डेट में कब कम करना है, इक्विटी में कम कम करना है, मुझे नहीं सोचना है, वो फंड मैनेजर डिसाइड कर लेंगे। तो फिर इन्वेस्टर्स को ऐसे में क्या डायरेक्ट डेट फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए अदर देन दैट पर्पज जो हमने बात की थी कि एसटीपी के लिए रखना है, वो तो अलग मकसद हो गया, या फिर हम बात कर रहे थे इमरजेंसी फंड की, लेकिन एक पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन के हिसाब से जो डेट में पैसा इन्वेस्ट करना है, क्या वो अलग से डेट फंड्स रखें, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स, बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड, इस तरह के फंड्स को रखें, या फिर आपको ऐसा लगता है कि हाइब्रिड फंड्स के थ्रू भी एक्सपोजर लिया जा सकता है, वो सही रहेगा? देखिए, यदि आपका अगेन इन्वेस्टमेंट होराइजन 1 साल या उससे कम है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा हाइब्रिड में या किसी और तरह के प्रोडक्ट में जाने के लिए। तो प्योर फिक्स्ड इनकम ही अच्छा है। यदि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 2-3 साल या उससे ऊपर है, तो फिर आप ये सब फंड एक्सप्लोर कर सकते हैं, बिकॉज इन द शॉर्ट रन मार्केट वोलेटिलिटी की वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हालांकि बैफ का कॉन्सेप्ट यही है कि वो डायनेमिकली एडजस्ट करता है विद इन द मार्केट। या मल्टी एसेट का मेन कोर प्रिंसिपल है कि वो जिन एसेट कैटेगरीज का कोरिलेशन आपस में कम है, उन्हीं कैटेगरीज में इन्वेस्ट करता है। बट ऐसा हो सकता है कि थोड़े समय के लिए वो जो एंटी कोरिलेशन जिसको बोलते हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाए और वो साथ में मूव करें। सो ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम दैट विल इवन आउट, बट शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में वो वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। बट हाँ, मतलब ये एक अच्छे ऑप्शन हैं, और डेफिनेटली आपका जो फिक्स्ड इनकम का एलोकेशन है, क्योंकि आपको अपना ओवरऑल आपके पास मान लीजिए 1 रुपया है, तो उसमें से कितना आपने डायरेक्ट इक्विटी में डाला हुआ है या लार्ज कैप में या मिड कैप में, और कितना आपने इनडायरेक्टली इन्वेस्ट किया हुआ है थ्रू हाइब्रिड पोर्शन, दैट मैटर्स। सो जो भी इन्वेस्टर है उसको एक होलिस्टिक व्यू लेके चलना चाहिए। बट देन अगेन कुछ स्पेसिफिक गोल बेस्ड अगर आपकी स्ट्रेटेजीज हैं, सो देन फिक्स्ड इनकम इज द बेस्ट प्रोडक्ट। बट अगर हम 1 साल की बात करें, आपने कहा कि 1 साल का होराइजन है, तो वैसे में तो आप मतलब हाइब्रिड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आई एग्री कि वैसे में एक आपका डेट फंड ही सुटेबल रहेगा। बट फिर भी वहां पर भी बात करें तो गिल्ड फंड या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन फंड शायद सुटेबल नहीं होंगे 1 ईयर के लिए। अगेन आपको वहां पर मनी मार्केट फंड या फिर लो ड्यूरेशन में इन्वेस्ट करना होगा। तो फिर बात तो वही आती है कि हम जब बात कर रहे हैं इस तरह की, और स्पेशली क्रेडिट रिस्क फंड की बात की जाए, है ना, या फिर वो क्रेडिट साइड में हो गया कि रिस्क है, बट अगर हम लॉन्ग ड्यूरेशन की बात करें तो गिल्ड फंड या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड्स, इस तरह की बात हो, तो इनके लिए कहाँ स्कोप बचता है? क्योंकि मैं यही देख रहा हूं कि अगर इन्वेस्टर्स को गाइड करना है, इन्वेस्टर्स चाहते हैं वो इन्वेस्ट करें, तो इमरजेंसी फंड अपनी जगह पे, उसके लिए हमने बात कर ली, बट बाकी जो फंड्स हैं उसका अभी इन्वेस्टर्स से क्योंकि मेरी बात होती है, वो यही बोलते हैं अधिकतर कि उसमें अलग करने के बजाय हम अपना हाइब्रिड के जरिए एक्सपोजर ले रहे हैं। तो कोई और कारण हो सकते हैं आपके हिसाब से जहां पर इन्वेस्टर्स को डेट फंड्स में, जिन कैटेगरी में बात कर रहा हूं, वहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, तो जहां तक मेरी समझ में आपका प्रश्न है, आप ये पूछ रहे हैं कि यदि लॉन्गर होराइजन आपका प्रोडक्ट है, डेट में करना है,
तो इक्विटी में क्यों ना करें और फिक्स इनकम में क्यों करें। तो ये एसेट एलोकेशन की बात है। ऐसे टाइम फ्रेम भी हुए हैं जहां पे इक्विटी ने 10 साल तक कुछ रिटर्न नहीं दिया, तब डेट की याद तो मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको पीरियड बता सकता हूँ, बिल्कुल है ना। ऐसा रहा है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इक्विटी ने मतलब एक पूरे 10 साल के टाइम फ्रेम में डेट को अंडर परफॉर्म किया है, ऐसे भी पीरियड्स रहे हैं। तो दैट टेल्स यू कि डिवर्सिफिकेशन हेल्प्स। ठीक है, तो इसके लिए मतलब अपनी इंपॉर्टेंस है। वैसे देखा जाए तो हमारे इंडिया में ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स में, चाहे स्मॉल सेविंग स्कीम की बात हो या फिक्स डिपॉजिट की बात हो, तो यहाँ पर तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्टर्स, 5 साल की एफडी करते हैं। बट जब डेट की बात आती है तो मन में यही आता है कि डेट बहुत शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए डेट में इन्वेस्ट नहीं करना भी है थोड़ा तो हाइब्रिड के थ्रू करना चाहिए, ऐसा इन्वेस्टर्स अक्सर करते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि अलग से भी इस तरह के फंड्स में उन्हें एलोकेशन रखना चाहिए। तो मैं एक बात पूछता हूं आपसे, क्या इन्वेस्टर्स को डेट फंड्स में एसआईपी करनी चाहिए? जी, मेरा मानना है कि बिल्कुल करनी चाहिए। और जिस तरह आप इक्विटी में एसआईपी करते हैं और लंबे टाइम होराइजन के हिसाब से करते हैं, डेट में भी आपको उसी तरह से आप एसआईपी कर सकते हैं। जैसे आप आरडी करते हैं तो जी हाँ, से एसआईपी हो सकती है यहाँ पर भी। बिल्कुल करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और डेट से किस तरह की उम्मीद रखनी चाहिए वो भी बताया, और साथ में इन्वेस्टर्स को अपने लिए किस तरह से फंड्स चुनने चाहिए वो भी आपने एक्सप्लेन किया। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आज मैंने उमेश सर से जानने की कोशिश की कि किस तरह से डेट फंड्स में निवेश करना चाहिए, क्या उम्मीद रखनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आज के एपिसोड में इतना ही, लेकिन अगले एपिसोड में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।